तो बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। एग्जाम के हिसाब से इस चैप्टर की वेटेज है 10 मार्क्स। ये चैप्टर भी बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। 4 या 5 क्वेश्चन ही बनते हैं, वो भी मैं आपको मार्क करवा दूंगा कौन से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग के बेनिफिट क्या है। पहला ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान। तो बेटा देखो, ऑडिट प्लान के बेसिक बेनिफिट की बात करें तो ऑडिट प्लान किस लिए बनाया जाता है, ताकि हमारी ऑडिट इफेक्टिवली कंप्लीट हो सके, एफिशिएंटली कंप्लीट हो सके, टाइम पे कंप्लीट हो सके। तो ये 3 बेनिफिट तो है ही है। तो मैं यहां पर मैं मार्क करवाता हूं, टू कैरी आउट द ऑडिट मोर इफेक्टिवली एंड इन टाइमली मैनर, ताकि हमारी ऑडिट सही ढंग से हो और टाइम पे कंप्लीट हो जाए। कंप्लायंस ऑफ या कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हमें ऑडिट करते हुए ऐसे फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम ऑडिट प्लान बनाकर चलते हैं कि जहां जहां जिस एसए की एप्लीकेबिलिटी होनी है, हम पूरे ध्यान से वो एसए फॉलो करते हुए अपनी ऑडिट परफॉर्म करें। ओके, ये हेल्प करता है, हेल्पिंग टू डिवोट प्रॉपर अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया। जो एरिया इंपॉर्टेंट होते हैं उनके ऊपर हमारी अटेंशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट एरियाज का मतलब क्या है, इनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। पहले तो आइडेंटिफाई एंड रिजोल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम। कहां पर मिस स्टेटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा है, हमें उन एरिया को आइडेंटिफाई करना होता है और फिर वहां पर हमें ऑडिट प्रोसीजर क्या रखने होते हैं ये प्लान करना होता है। ओके, उसके बाद में इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ ऑडिट, ये तो सबसे पहली लाइन आनी चाहिए थी, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ठीक है, असिस्टिंग ऑडिट प्लान असिस्ट दी in the selection of members of engagement team। हम जो टीम भेजेंगे ऑडिट करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट टीम। उसमें कौन कौन बंदा जाएगा ये प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू डिसाइड होता है। जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स एरिया है, हाई रिस्क एरिया है, तो वहां पर सीनियर को भेजा जाता है। अगर कोई एरिया सिंपल है या लेस रिस्क एरिया है तो वो एरिया किसको असाइन किया जाता है, जूनियर को, ठीक है। ओके, कोऑर्डिनेशन, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क। कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, बेटा ऑडिट करते हुए हमें दूसरों का काम यूज करना पड़ता है, तो हमें किस एरिया में दूसरे बंदे का काम यूज करना है और कैसे यूज करना है इसकी प्रॉपर प्लानिंग चलती है। वर्क ऑफ अदर्स, जैसे इंटरनल ऑडिटर का काम, ब्रांच ऑडिटर का काम, अगर कोई एरिया टेक्निकल एरिया है तो वहां पर एक्सपर्ट का काम, ये हमें यूज करना पड़ सकता है। प्रॉपर प्लानिंग से हमारा ऑडिट रिस्क क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इट रिड्यूसेस द ऑडिट रिस्क। तो ये ऑडिट प्लानिंग के बेनिफिट्स हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऑडिट प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या है, और ये सारे बेनिफिट्स हैं। ओके, उसके बाद अगला टॉपिक है नेचर ऑफ ऑडिट प्लान। नेचर ऑफ ऑडिट प्लान, इसमें एमसीक्यू बनने का चांस है।
नेचर मतलब ये फीचर्स की बात कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है। सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। बेस्ड ऑन, ऑडिट प्लान किसके ऊपर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट। हमें रिस्क असेसमेंट करनी होती है ऐसे 315 अप्लाई करके, क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेके, उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की स्टडी करके, उसके अकाउंटिंग सिस्टम की स्टडी करके। जहां गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा हो एरर की वजह से या फ्रॉड की वजह से, वो हाई रिस्क एरिया कहलाता है। और वहां पर हमारे ऑडिट प्रोसीजर क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। ये बड़ी बेसिक सी बात है। हाँ, तो हमारा प्लान इसी के ऊपर तो बेस्ड होता है बेटा। हम हर एरिया को इक्वल टाइम नहीं देंगे, हम एरिया को इक्वल एनर्जी नहीं देने वाले, हम हर एरिया में इक्वल रिसोर्स अप्लाई नहीं करने वाले। जो हाई रिस्क एरिया होता है वहां पर हमारे ऑडिट प्रोसीजर यानी कि एनटीई ज्यादा होनी चाहिए, और जो लो रिस्क एरिया होता है वहां पर हमारे ऑडिट प्रोसीजर लिमिटेड होने चाहिए। ओके, ये क्या बात हुई भाई? बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट। कैसे मैं रिस्क असेसमेंट करूं? इसके लिए कुछ पॉइंट है। ऑब्टेन द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट यानी कि एंटिटी, प्लस उसका लीगल एंड अकाउंटिंग एनवायरमेंट। लीगल एंड अकाउंटिंग एनवायरनमेंट का मतलब इस कंपनी के ऊपर कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं और इनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या क्या है। ओके, उसके बाद हम मटेरियलिटी लेवल सेट करते हैं। कहां कहां हमें एक्सपर्ट का काम यूज करना पड़ सकता है? अदर रैप यानी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एंड एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स। बेटा रिस्क असेसमेंट करने के लिए जो भी ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। एआरपी को भी रिस्क असेसमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। एआरपी क्या होता है, रिस्क असेसमेंट के लिए कब यूज किया जा सकता है, इसके लिए मैं आपको चैप्टर 4 में समझाऊंगा, ठीक है। अगर कोई एरिया कॉम्प्लेक्स एरिया है, टेक्निकल एरिया है, तो वहां पर रिस्क ज्यादा होता है। क्यों? टेक्निकल एरिया है और वो काम के एक्सपर्ट हम है नहीं, तो वहां पर हमें किसको कॉल करना चाहिए? एक्सपर्ट फॉर टेक्निकल एरियाज। मटेरियलिटी कौन डिटरमाइन करेगा? ये तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा। अगर कोई एरिया मटेरियल नहीं है तो हो सकता है वहां पर हमारे ऑडिट प्रोसीजर भी क्या हो? लिमिटेड हो। तो ये कुछ बेसिक सी बात है कि हमारे ऑडिट प्रोसीजर जो है या हमारा ऑडिट प्लान जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट कैसे की जाती है इसके बारे में ये 3-4 चीजें हैं, ये ध्यान रखना। ये नेचर के अंदर आ गया। जो भी ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे बेटा, जो भी ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे, ध्यान रखना वो हमें किसके साथ डिस्कस करना है? इन्वॉल्व, हमें इन्वॉल्व करना चाहिए द की मेंबर्स ऑफ इंगेजमेंट टीम। क्योंकि बेटा काम तो इंगेजमेंट टीम को करना ना, टीम को करना है। की मेंबर का मतलब क्या है? जो सीनियर आर्टिकल है, सीनियर आर्टिकल है जिनको आपने लीडर बनाया है, बेसिकली परफॉर्मिंग लीडरशिप रोल। उनको बुला लो, उनके साथ ये प्लान हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं ये डिस्कशन करूंगा, टू डिस्कस, यहां पर मैं लिख देता हूं टू डिस्कस द प्लान, ताकि उनके साथ प्लान डिस्कस कर सके। इससे क्या होगा? एनहांस होती है, इट एनहांसेस द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट प्लान।
क्योंकि बेटा जिसको इस प्लान पे काम करना है, अगर मैं उसको इन्वॉल्व नहीं करूंगा तो उस प्लान को इंप्लीमेंट करूंगा कैसे? प्लान उनको समझाना भी तो है कि बेटा इधर आओ, ये काम करना है, इस तरीके से करना है। पॉइंट है, क्या मुझे डिस्कशन करनी चाहिए मैनेजमेंट के साथ प्लान की? डिस्कस द प्लान विद मैनेजमेंट, हाँ करनी चाहिए। अरे मैनेजमेंट को बताओगे तो सही, हम ऑडिट करने कब आ रहे हैं, कितने बंदे आएंगे, कब ऑडिट स्टार्ट करेंगे, कब हमें ऑडिट खत्म करनी है, तो ये डिस्कशन तो मैनेजमेंट के साथ करोगे। बट ध्यान रखना, हम ऑडिट कब स्टार्ट कर रहे हैं, कब खत्म करेंगे, कितने बंदे आएंगे, यही डिस्कस करना है। हम ऑडिट कैसे करेंगे ये नहीं डिस्कस करना है, ठीक है? विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, हमें ऑडिट की इफेक्टिवनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड टॉपिक जो इसका इंपॉर्टेंट आता है इस चैप्टर का। जो ये प्लानिंग होती है, ये प्रोसेस है, आपने बताया बिल्कुल सही, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे पिछले साल की ऑडिट खत्म होती है, अगले साल की ऑडिट की प्लानिंग पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑडिटर तो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है ना। हाँ, तो प्लानिंग प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या क्या है, स्टेप्स क्या क्या है? प्लानिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है, ओके। तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या है? एलिमेंट्स, ये टॉपिक काफी बच्चों को परेशान करता है कि बड़ा है टॉपिक सर, बड़ा है तो बेटा नंबर भी तो इसमें से आएंगे ना। हाँ, तो इस एलिमेंट को मैं 2 हिस्सों में बांटता हूं। सबसे पहला एलिमेंट आता है प्रीलिमिनरीज एक्टिविटी। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज, ये वो एक्टिविटीज होती है जो प्लानिंग से पहले हमें करनी होती है, उसके बाद प्लानिंग शुरू करनी है। अच्छा, इसमें बेसिकली हमें 3 चीजें चेक करनी है। प्रीलिमिनरी एक्टिविटी में हमें यह डिसाइड करना है, अगर हमें ऑडिट पहली बार ऑफर हो रही है तो वेदर टू एक्सेप्ट द ऑडिट, अगर फर्स्ट टाइम आ रही है तो ऑडिट। और अगर ऑलरेडी हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर रखी है तो देखो, ऑडिटर कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 5 साल के लिए। वेदर टू कंटिन्यू द ऑडिट, पहले तो ये डिसाइड करो, प्लान तो बाद में बनाएंगे, पहले तो ये डिसाइड करो ऑडिट करनी भी है नहीं करनी है। वेदर टू कंटिन्यू दी ऑडिट, अगर इनका जवाब हाँ आता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? प्रीलिमिनरीज, यानी कि ऑडिट स्टार्ट प्लान करने से पहले ये तो डिसाइड कर लो कि ऑडिट करनी भी या नहीं करनी है, ऑडिट कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। कोई इश्यू तो नहीं आ रहा एथिक्स को लेके, एथिकल एंड इंडिपेंडेंस इश्यू, क्योंकि अगर एथिकल और इंडिपेंडेंस का इश्यू है तो हमें ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, हमें ऑडिट कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये चीजें पहले कंसीडर करनी होती है। अच्छा, इसमें मुझे क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है वो समझिए। ए पॉइंट, परफॉर्म प्रोसीजर्स, हमें कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूएंस ऑफ ऑडिट, before accepting engagement with new client, तो बीच में और लगा देता हूं। हमें कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि हमें ऑडिट कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है, और अगर नया क्लाइंट आया है तो मुझे उसकी ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक बात है। इसमें हमें क्या चेक करना है? बेसिकली हमें चेक करना है इंटेग्रिटी। ये चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक है, बट मैं को अब थोड़ा सा अभी आपको बता देता हूं। अगर आपको लगता है आप ऑनेस्टी के साथ ऑडिट नहीं कर पाओगे, अगर आपको लगता है आपके पास कंपिटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है इस ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, नीड टू बी कंसीडर्ड। अगर आपको लगता है जिस कंपनी की ऑडिट आपको ऑफर की गई है उस ऑडिट, इस तरह की ऑडिट आपने कभी जिंदगी में नहीं की है, आपके पास कंपिटेंट स्टाफ नहीं है, तो आपको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए।
अगर आपको लगता है एथिकल इश्यू है, इंडिपेंडेंस का इश्यू है, तो आपको ऑडिट कभी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक बात है। प्रीवियस ऑडिटर से एनओसी लेना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस ऑडिटर। प्रीवियस ऑडिटर, जब तक प्रीवियस ऑडिटर एनओसी ना दे, ये तो सीए एक्ट की रिक्वायरमेंट है ना कि प्रीवियस ऑडिटर से क्या लेनी पड़ेगी, एनओसी लेनी पड़ेगी। तो भाई प्लान मत बनाना, कोई फायदा नहीं है। पता लगा उसने एनओसी नहीं दी, तुम प्लान किस बात का बना रहे हो। तो ये आती है प्रीलिमिनरीज एक्टिविटीज में कि प्लानिंग से पहले ये कुछ बेसिक बातें, इनका ध्यान रखना है आपको। बी पॉइंट में क्या आता है, बी पॉइंट में आता है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑफ एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस। ये भी सारा चैप्टर, ये टॉपिक चैप्टर नंबर 11 के हैं, एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस। आपको अलर्ट रहना है, आपको अलर्ट रहना है नॉन कंप्लायंसेस से। अगर अखबार में नाम आता है इस कंपनी ने फेमा एक्ट को कंप्लाई नहीं किया, इस कंपनी ने सेबी एक्ट को कंप्लाई नहीं किया, इस कंपनी ने स्कैरा को कंप्लाई नहीं किया, अलर्ट हो जाओ बेटा। नॉन कंप्लायंसेस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, और खासकर जहां पर एथिकल रिक्वायरमेंट, जैसे पिछले ऑडिटर ने रिजाइन क्यों कर दिया, क्योंकि पिछले ऑडिटर को प्रेशराइज किया जा रहा था। तो भाई आप ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले सोच लेना ऑडिट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। एथिकल रिक्वायरमेंट बाय टीम, और ना सिर्फ आपका एथिकल होना जरूरी है, आपकी जो टीम जा रही है उसका भी एथिकल होना जरूरी है। जैसे जो बिग फोर होती है ना बेटा, जो बड़ी कंपनीज होती है, जो बड़ी ऑडिट फर्म्स होती है, उसमें एसक्यूसी 1 साफ कहता है कि एथिक्स की कंप्लायंस करना किसकी जिम्मेदारी है, फर्म की जिम्मेदारी है। आप जो भी सर्विस दे रहे हो प्रोफेशनली देनी है। तो वहां पर हमें सिर्फ ये नहीं देखना, सीए को देखना कि जिस क्लाइंट की मैं ऑडिट कर रहा हूं उसके शेयर्स मेरे पास नहीं होने चाहिए, उसको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा जिस क्लाइंट की वो ऑडिट करते हैं उसके शेयर टीम के पास भी नहीं होने चाहिए, आपके आर्टिकल्स के पास भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऑडिट तो टीम को करनी है ना बेटा। और मान लीजिए कि कोई टीम आपने भेज दी वोडाफोन के पास, और वोडाफोन के शेयर उस टीम के मेंबर के पास है, तो आपको क्यों लगता है अगर उसने कोई मिसस्टेटमेंट फाइंड कर ली तो वो रिपोर्ट करने देगा आपको, वो आप ऑडिटर को, सीए को बताएगा ही नहीं कि मेरे को मिसस्टेटमेंट मिली है। तो ये इश्यूज आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि टीम जो है वो भी एथिकली रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। एक्शन ओवर टीम मेंबर फॉर नॉन कंप्लायंसेस। अगर किसी ने नॉन कंप्लायंस किया है टीम मेंबर ने, तो उसके ऊपर क्या लेना है, एक्शन लेना है। तो अगर किसी टीम मेंबर ने एथिकल कंप्लायंस नहीं किया तो उसके ऊपर क्या लेना है, आपको एक्शन लेना। फॉर एग्जांपल उसको उस टीम से अलग कर देना। जैसे मुझे पता लगा कि जो 4 बंदों की मैंने टीम भेजी है वोडाफोन कंपनी की ऑडिट करने के लिए, उसमें से एक टीम मेंबर के पास वोडाफोन कंपनी के शेयर है, तो मैं क्या कहूंगा, उसको उस टीम से निकालो, उसको दूसरी टीम में डाल दो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मैं उसको कह दूं बेटा ट्रांसफर ले ले, फर्म में रहना ही नहीं है तुझे। जब हमने क्लियरली बोल रखा है कि हमारे जितने भी क्लाइंट है उनके शेयर आपके पास नहीं होने चाहिए, तो तूने शेयर क्यों खरीदे, और अगर ऑलरेडी खरीद रखे थे तो तूने बताया क्यों नहीं। ठीक है, तो एक्शन लेना चाहिए ना बेटा, हाँ एक्शन तो लेना चाहिए। कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस, कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस, इसका मतलब ये है कि जब भी किसी कंपनी की ऑडिट करने जाओ तो आपको ये इवैल्यूएट करना है कि क्या आपकी इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट है, क्या कोई ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ है, एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। अगर एप्रोप्रिएट एक्शन अवेलेबल नहीं है तो मुझे ऑडिट से क्या करना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए, और विड्रॉ करने के बाद मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए, कम्युनिकेशन विद कंपनी, आरओसी एटसेट्रा। ये आपने कंपनी एक्ट में भी पढ़ा होगा ना, जब भी ऑडिटर रिजाइन करता है तो उसको रीजन देना पड़ता है विद इन 30 डेज, कंपनी को, आरओसी को, और कंपनी अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी को। दोबारा से ये टॉपिक बेटा चैप्टर नंबर 11 का है, चैप्टर नंबर 11 एथिक्स का, इंडिपेंडेंस का। बट मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मान लीजिए मुझे कोई ऑडिट ऑफर हुई है, ऑडिट इज ऑफर्ड, तो प्लानिंग करने से पहले क्या करना है, इवैल्यूएट करना चाहिए, इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, कि क्या
इस कंपनी की ऑडिट मैं इंडिपेंडेंटली कर पाऊंगा। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। दो बातें, इश्यू है, इश्यू या थ्रेट है, हाँ है, नहीं है। नहीं है तो एक्सेप्ट दी ऑडिट, आप ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके बाद प्लानिंग करना। आपने देखा कि इश्यू है, थ्रेट है, तो क्या मुझे उस ऑडिट को एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं। अब आपको यह देखना चाहिए कि क्या कोई एक्शन अवेलेबल है, वेदर एक्शन अवेलेबल टू रिमूव और रिड्यूस द थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास उस कंपनी के शेयर है जिस कंपनी की ऑडिट मुझे ऑफर की गई है, तो क्या मेरे पास कोई एक्शन अवेलेबल है इस थ्रेट को रिमूव करने के लिए, सेल्फ इंटरेस्टेड थ्रेट को रिमूव करने के लिए? हाँ, एक्शन अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है। क्या एक्शन अवेलेबल है? सर शेयर बेच दो। तो फिर क्या मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर लूं और बाद में शेयर बेच दूं जैसे रेट ठीक हो जाएंगे? नहीं, पहले शेयर बेचने पड़ेंगे और उसके बाद ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए। अप्लाई दोज एक्शन फर्स्ट, देन एक्सेप्ट दी ऑडिट। उसके बाद ऑडिट एक्सेप्ट करो। ओके। अगर एक्शन अवेलेबल ही नहीं है, फॉर एग्जांपल उस कंपनी का डायरेक्टर जो है वो आपका रिलेटिव है। अब रिलेटिव को तो तलाक नहीं दिया जा सकता ना, वाइफ को तो तलाक दिया जा सकता, रिलेटिव को क्या तलाक दोगे बेटा? ठीक बात है। और यहां पर कोई एक्शन भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? डोंट एक्सेप्ट दी ऑडिट। आपको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए और आपको एडीटी 3 फाइल करना चाहिए। एडीटी 3 फाइल करना चाहिए आरओसी को, कंपनी को, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी को, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। कि मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कंटिन्यू नहीं कर सकता, ये इसकी वजह है। यही सारा दे रखा है बेटा। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये चैप्टर नंबर 11 में आता है मेन। मैंने यहाँ इसलिए करवा दिया क्योंकि यहाँ पर डिटेल में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ कर लोगे तो चैप्टर नंबर 11 में करने की जरूरत नहीं है, चैप्टर नंबर 11 में कर लोगे तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। ए हो गया, बी हो गया, सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट है एस्टैब्लिशिंग। एस्टैब्लिश करना मतलब कंफर्म करना, एस्टैब्लिशिंग यानी कि कंफर्मिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंगेजमेंट लेटर, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। ये भी बेटा चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड है। बाद में एक एस से आएगा, एस से 210, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, उसमें आता है। तो ये सिंपल सी बात है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? एंगेजमेंट लेटर जरूर ले लेना, एंगेजमेंट लेटर जरूर ले लेना। ठीक है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑडिट, क्योंकि एंगेजमेंट लेटर से पता लगेगा कि मेरा स्कोप क्या है, मुझे क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। ठीक है, तो प्लान से पहले ये पता तो होना चाहिए ना हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑडिट, टू अवॉइड, और एंगेजमेंट लेटर किस लिए होता है? टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग, कि कोई बाद में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि मुझे ये काम करना था या नहीं करना था, या मैनेजमेंट को क्या काम करना था और क्या काम नहीं करना था। अंडरस्टैंडिंग एंड फ्यूचर डिस्प्यूट। ओके, ये 3 पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट के प्रीलिमिनरीज एक्टिविटी में। प्रीलिमिनरी एक्टिविटी में 3 चीजें आती है। पहले तो ये डिसाइड करो ऑडिट एक्सेप्ट करनी भी है या नहीं करनी है, फिर ये देखो आपकी इंडिपेंडेंस को थ्रेट तो नहीं है, और फिर एंगेजमेंट लेटर जरूर ले लेना। उसके बाद हम आते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में अब प्लानिंग बनानी है बेटा, अब प्लानिंग करनी है। तो अब आया प्लानिंग एक्टिविटीज। ओके, तो प्लानिंग एक्टिविटीज अब करनी शुरू करो। तो प्लानिंग एक्टिविटीज में ए पार्ट क्या आया? एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी। पहले आपको ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। पहले ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए मतलब ऑडिट स्ट्रेटजी में और प्लान में क्या फर्क है बेटा? ऑडिट स्ट्रेटजी क्या होती है? ऑडिट स्ट्रेटजी होती है जो ये बताती है तुम्हारा स्कोप क्या है, टाइमिंग क्या है, एंड डायरेक्शंस क्या है। ठीक है, और ऑडिट प्लान जो है ऑडिट स्ट्रेटजी के बाद बनता है। दोबारा बताओ हमको सर। ऑडिट स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी नॉर्मली किस लिए बनाई जाती है? स्ट्रेटजी इज फॉर्म
टू अचीव एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तो ये ऑडिट स्ट्रेटजी होगी, ठीक बात है। प्लान जो है वो स्ट्रेटजी के बाद बनता है, हाउ टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजी, ठीक है, अभी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या करती है, स्ट्रेटजी सेट, इट सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, डायरेक्शंस ऑफ द ऑडिट। मुझे क्या काम करना है, मुझे ऑडिट कितने दिन में खत्म करनी है, और ये ऑडिट कैसे कैसे कंप्लीट करनी है, मुझे क्या क्या चीजें चेक करनी है, बेसिकली डायरेक्शंस। गाइड, इट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। पहले स्ट्रेटजी बनती है बेटा, उसके बाद ऑडिट प्लान बनता है। ऑडिट प्लान किसको देख के बनता है, ऑडिट स्ट्रेटजी को देख के बनता है। इट हेल्प्स द ऑडिटर, असिस्ट द ऑडिटर, किस चीज में असिस्ट करता है, टू डिटरमाइन द रिसोर्सेज। देखा बेटा, यहां पर रिसोर्स, ऑडिटर के पास रिसोर्स दो ही होते हैं, एक सीए फर्म के पास दो ही रिसोर्स होते हैं, टाइम और इंगेजमेंट टीम मेंबर्स, ठीक है। हमें जैसे ऑडिट फीस कोट करनी होती है, कि मान लो मुझे कोई कंपनी की ऑडिट आई, ऑडिट का ऑफर आया, अब वो पूछते सर पैसा कितना लोगे, रेम्युनरेशन कितना लोगे, तो पहले मुझे क्या चेक करना है, मुझे वहां पर कितना टाइम देना पड़ेगा, जितना ज्यादा टाइम देना पड़ेगा उतनी ज्यादा फीस। मुझे वहां पर कितने टीम मेंबर भेजने पड़ेंगे, एक तो मुझे 2 टीम मेंबर भेजने पड़ रहे हैं, एक में मुझे 4 टीम मेंबर भेजने पड़ रहे हैं, तो ज्यादा फीस किससे कोट करूंगा, जहां पर मेरी मैन पावर ज्यादा लग रही है, ठीक है ना। तो यहां पर रिसोर्स का मतलब क्या है, पहले ये चीज समझना। टीम मेंबर्स, इंगेजमेंट टीम मेंबर्स, ये हमारे लिए रिसोर्स होते हैं, एंड टाइम, कितना टाइम लगना है। तो यहां पर ऑडिटर जो है वो क्या डिटरमाइन करता है, यहां पर हमें डिटरमाइन करना है रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब यूज्ड, कितना टाइम लगाना है, कितने आर्टिकल लेके जाने हैं, ठीक है, ओके। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कितना टाइम लगाना है। तो पहली वाली लाइन में क्या था, रिसोर्सेज टू डिप्लॉय, सीनियर आर्टिकल कहां लेके जाने हैं, जूनियर कहां लगाने हैं, कहां पर टाइम कम लगाना है, कहां पर ज्यादा, और अमाउंट ऑफ रिसोर्स, टोटल कितने टीम मेंबर भेजने हैं, टोटल टाइम कितना लगाना है। व्हेन टू डिप्लॉय, बेटा जब आप आर्टिकलशिप करने जाओगे ना, तो आपको पता लगेगा जो आपके सीनियर आर्टिकल होते हैं ना बेटा, वो नवाब टाइप में होते हैं। आपको भेज दिया जाएगा कि आप ऑडिट शुरू करो, मान लो किसी क्लाइंट की ऑडिट है ना 15 दिन की है, तो आपको भेज देंगे, आप पूरे 15 दिन रहोगे। जो आपके सीनियर आर्टिकल होंगे ना, वो बीच में आएंगे 2-3 दिन के लिए, कोई कॉम्प्लेक्स एरिया होगा, ठीक है, जो ज्यादा मटेरियल होगा, तो आपका जो प्रिंसिपल है ना, वो आपको गाइड करके भेजेगा, बेटा इस एरिया को तुम मत छेड़ना, इस एरिया को राहुल आएगा वो चेक करेगा, आपको राहुल कौन है, सीनियर आर्टिकल है बेटा, तुम मत छेड़ना, ये एरिया कॉम्प्लेक्स एरिया है वो चेक करेगा, तो तुम मत चेक करना। तो वो कब आएगा, वो उस 2 या 3 दिन के बीच में आएगा, तो आपको नहीं छेड़ना। तो कब किस आर्टिकल को यूज करना है, ये स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। हाउ टू मैनेज द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है सर, रिसोर्सेज को मैनेज करना, अरे उनको डायरेक्शन देना, क्या काम करना है, कैसे करना है, फिर ये देखना कि वो डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर उनका टाइम टू टाइम रिव्यू करना, ये कंफर्म करने के लिए कि उन्होंने डायरेक्शंस को फॉलो किया है या नहीं किया, उनके साथ मीटिंग करना टाइम टू टाइम। मीटिंग 2 होती है, ब्रीफिंग जिसमें काम को ब्रीफ किया जाता है कि ये काम करना है, डीब्रीफिंग डिटेल में बताना कि ये काम ऐसे करना है, इसको डिटेल में बताया जाएगा, एटसेट्रा। ये सब रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, आर्टिकल्स को मैनेज करने के लिए होता है। तो ये ऑडिट स्ट्रेटजी के पार्ट है, क्लियर है। उसके बाद आते हैं फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेटजी, इसी के अंदर कि ऑडिट स्ट्रेटजी के फैक्टर क्या है, ऑडिट स्ट्रेटजी के फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेटजीज,
तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द स्कोप। देखो मैंने क्या बताया, स्ट्रेटजी के अंदर, ऑडिट स्ट्रेटजी में 3 चीजें आएगी, STD, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। तो फैक्टर भी तो यही है बेटा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ ऑडिट। ये जानना बहुत जरूरी है बेटा। जब तक आपको यही नहीं पता लगेगा स्कोप क्या है, तो उसके ऊपर प्लान कैसे बनेगा। तो स्कोप बेसिकली स्कोप किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है, अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और ट्रेडिंग का बिजनेस है तो आपको क्या लगता है आपका स्कोप सेम रहेगा? नहीं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग में स्कोप बढ़ जाएगा क्योंकि वहां पर एक्टिविटीज क्या होती है, ज्यादा होती है। नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बेटा सिंपल सी बात समझिए ना, कि अगर एक लिस्टेड कंपनी है और एक कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी के अंदर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी होती है बेटा, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एरिया के लिए चेकिंग के लिए स्ट्रेटजी क्या बनती है, ज्यादा बड़ी बनती है ना। वो आपका स्कोप बढ़ गया, सिंपल सी बात है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्पेशलाइज्ड एरिया, फॉर एग्जांपल एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बैंक। अब इसके अंदर जो एडवांसेस बैंक ने दे रखे होते हैं, एनबीएफसी ने दे रखे होते हैं, यहां पर आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स अप्लाई होते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी के अंदर आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, कि मैं जाके चेक करूंगा कि इन्होंने प्रॉपर प्रोविजनिंग बना रखी है या नहीं बना रखी। बैंक ऑडिट चैप्टर पढ़ा होगा आपने, तो उसके अंदर एडवांसेस को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट, फिर उसके ऊपर प्रोविजनिंग बनती है। ये वही उसी की बात कर रहा है। ओके, दूसरा हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव यानी कि हमें रिपोर्ट कब बनानी है, कब उसका ड्राफ्ट डिस्कस करना है, कब हमें फाइनल रिपोर्ट देनी है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव टू प्लान दी टाइमिंग। मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रेटजी में 3 चीजें होती हैं, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। तो टाइमिंग ऑफ ऑडिट, इसमें बेसिकली हमें क्या डिस्कस करना है, when to start the audit, when to start the audit, ऑडिट कब स्टार्ट करनी है, रिव्यू कब करना है टीम का, फिर ड्राफ्ट कब डिस्कस करना है मैनेजमेंट के साथ, ड्राफ्ट ऑफ रिपोर्ट टू बी डिस्कस्ड। क्योंकि हम सीधा ऑडिट रिपोर्ट इश्यू नहीं कर सकते ना, हमें पहले ड्राफ्ट डिस्कस करना होता है ऑडिट कमेटी के साथ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, एज द केस में भी विद मैनेजमेंट। उसके बाद डेट ऑफ इश्यू ऑफ फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। इन सबकी टाइमिंग पहले सेट होती है, कब ऑडिट स्टार्ट करनी है, कब ऑडिट खत्म करनी है, कब ड्राफ्ट बनाना है, कब फाइनल रिपोर्ट इश्यू करनी है। टाइम सेट करके चलना होता है बेटा स्ट्रेटजी के अंदर। ओके, तीसरी चीज जो आती है वो आता है सिग्निफिकेंट फैक्टर्स या फैक्टर्स सिग्निफिकेंट फॉर डायरेक्शन। टू इंगेजमेंट टीम, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो हमें स्पेसिफिकली इंगेजमेंट टीम को बतानी चाहिए। स्कॉट, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन क्या क्या है वो टीम मेंबर्स को समझा के भेजना कि बेटा ये जो ट्रांजैक्शंस होंगी ना कंपनी के अंदर, ये सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन होगी। सर हम किसको सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन कहते हैं, वो एरिया जहां पर चेंजेस आए हैं रिसेंटली, चेंजेस इन लॉ एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या अकाउंटिंग पॉलिसीज। जैसे इस साल कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आ गया, इस साल कोई कंपनी एक्ट में चेंज आ गया, इस साल जीएसटी में कोई चेंज आ गया है इकोनॉमिक कंडीशन में, चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन। कंपनी ने इस साल कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कंपनी ने इस साल कोई नई कंपनी को मर्ज किया है, तो ये इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज आया है, तो यहां पर गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जहां पर मैनेजमेंट का एस्टिमेट ज्यादा यूज होता है, मैनेजमेंट
एस्टिमेट्स एटसेट्रा, ये कुछ एरिया है जिसको हम स्कोट की कैटेगरी में लेते हैं। स्कोट मतलब सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इंगेजमेंट टीम को स्पेसिफिकली बताया जाता है कि ये ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट है बेटा, और इन एरियाज को ऐसे चेक करना है, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन दी जाती है। ये ध्यान रखना, इसके साथ उनको ये भी बताया जाता है इंगेजमेंट टीम को कि बेटा हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करना होता है। रिव्यू क्या करना होता है? दो चीजें, एक तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डिजाइन और दूसरा उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। और ध्यान रखना है जहां जहां डिजाइन वीक हो, जहां जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेशन में ना हो, वहां हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कहता है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कि अलर्ट रहो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको मेंटेन करना है, अलर्ट टू डाउटफुल सिचुएशन या डाउटफुल एरिया। जहां जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, डिजाइन अच्छा नहीं है, या डिजाइन तो अच्छा है बट ऑपरेशन में नहीं है, वो बेटा हाई रिस्क एरिया होता है। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कहता है? बीइंग अलर्ट टू डाउटफुल सिचुएशन। ध्यान ये भी रखना कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा डिवोट कहां करने हैं? वो डिवोट करने हैं इस कैलकुलेशन के हिसाब से। जो एरिया मोर रिस्की हो, मोर रिसोर्सेज वहां पर देने हैं, मोर रिसोर्सेज या मोर एनर्जी ओवर सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रिस्की एरिया। ये हमारी प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट है, ये प्लानिंग के दौरान हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बी पार्ट पे। ए पार्ट तो हो गया, ठीक है। प्लानिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले स्ट्रेटजी बनानी है, उसके बाद स्ट्रेटजी बनाने के बाद क्या बनता है? प्लान, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना जब भी ऑडिट प्लान की बात आएगी SA 300 तो आएगा ही आएगा, और साथ में क्या आएगा? SA 315। SA 300 किसका है? ऑडिट प्लान का, कि ऑडिट प्लान क्या होता है, क्या बेनिफिट है, ऑडिट प्लान का बेस क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। SA 315 क्या कहता है? ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट मतलब एंटिटी जिसकी तुम्हें ऑडिट करनी है, एंड इट्स एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में क्या गया? लीगल एनवायरमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं, ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम। किस लिए? टू असेस द रिस्क, टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, एंड डिटरमाइन द ऑडिट प्रोसीजर्स। बेटा रिस्क असेसमेंट करने के लिए जो रिस्क प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। इसको हम इनिशियल ऑडिट प्रोसीजर भी बोलते हैं। और रिस्क असेसमेंट करने के बाद जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं बाद में, उसे हम बोलते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, टू डिटेक्ट द मिसस्टेटमेंट। इससे हमें मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करने में हेल्प मिलती है। रैप से क्या होता है? टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क। इससे सिर्फ रिस्क असेस होता है। हाई रिस्क का मतलब ये नहीं कि मिसस्टेटमेंट है, हाई रिस्क का मतलब है मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। अब मिसस्टेटमेंट है या नहीं है उसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में ये टॉपिक यहां खत्म हो गया।
अगली लाइन जो आती है वो लाइन पूछता है कि ऑडिट स्ट्रेटजी में और ऑडिट प्लानिंग में क्या रिलेशन है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, कि हम दोनों को तो सेम लगता है, स्ट्रेटजी और प्लान एक ही बात है। कहता नहीं सर, एक बात नहीं है। ऑडिट स्ट्रेटजी क्या डिफाइन करती है, अभी पढ़ा, इट डिफाइंस द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। ओके, और ऑडिट प्लान बताता है हाउ टू इंप्लीमेंट दिस स्ट्रेटजी, कि जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है उसको अब इंप्लीमेंट कैसे करना है। इन शॉर्ट, जो ऑडिट प्लान होता है वो मोर डिटेल्ड होता है, मोर डिटेल्ड देन ऑडिट स्ट्रेटजी। ये ऑडिट स्ट्रेटजी से ज्यादा डिटेल्ड होता है जी। ओके, उसके बाद क्या लाइन आती है, जो प्लान होता है वो कभी फिक्स नहीं होना चाहिए। प्लान नीड टू बी डेवलप मतलब चेंज्ड ड्यूरिंग द ऑडिट ड्यू टू, अगर ऑडिट के दौरान आपको अनएक्सपेक्टेड चेंजेस मिले, अनएक्सपेक्टेड चेंज हो गए कुछ, या फिर कुछ ऐसे एविडेंस आपको मिले जो पहले आपके पास नहीं थे रिस्क असेसमेंट के टाइम पे, नहीं तो आपके ऑडिट प्रोसीजर क्या हो जाते, चेंज हो जाते। बेटा स्टार्टिंग में जब कंपनी की ऑडिट ही नहीं करी तो प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज से हमें हिंट मिलता है कि यहाँ पर गड़बड़ मिलने के चांसेस कम है या ज्यादा है। जब ऑडिट करने जाते हैं तो पता लगता है कि नहीं भाई, हालात कुछ हो रही है, सर्कमस्टांसेस कुछ हो रही है। तो ऑडिट एविडेंसेस जो हमें हिंट दे कि हमें प्लान को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, तो भैया चेंज करना चाहिए बेटा। ठीक है, ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर प्लान दी डायरेक्शंस, किसके लिए, एंगेजमेंट टीम के लिए। ठीक बात है, एंगेजमेंट टीम जाएगी ना ऑडिट करने के लिए, सीए तो लास्ट के 1-2 दिन जाता है रिव्यू करके, फिर ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करता है बेटा। ओके, सुपरविजन, फिर उनके ऊपर क्या रखनी है, नजर भी रखनी है कि जैसे मैंने डायरेक्शन दी है वो उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एक रिव्यू, साइन करने से पहले, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने से पहले एक रिव्यू जरूर देना कि जो एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स है उसने सारी डायरेक्शन को फुलफिल कर लिया, सारा काम कंप्लीट कर लिया है। कोई क्वेरी अगर रह गई है तो रिजोल्व करना किसकी जिम्मेदारी बनती है, सीए की जिम्मेदारी बनती है। तो डायरेक्शंस प्लान करना, सुपरविजन करना, रिव्यू करना, किसके लिए, फॉर द वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम, द वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम। तो एंगेजमेंट टीम की डायरेक्शन प्लान करना, उनके वर्क को सुपरवाइज करना, उनके काम को रिव्यू करना, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन कितनी डायरेक्शन दी जाए, कितना सुपरविजन किया जाए, कितने रिव्यू किए जाए, डिपेंड ऑन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी या क्लाइंट। बेटा एक बात बताओ, क्लाइंट अगर बड़ा होगा तो टीम बड़ी जाएगी, डायरेक्शन ज्यादा होगी, सुपरविजन भी ज्यादा रखनी चाहिए। जैसे लिस्टेड कंपनी के ऑडिट पे भेज दिया मैंने किसी को, तो बेटा लिस्टेड कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होती है, कंप्लायंसेस भी वहां पर हाई होते हैं, तो वहां पर डायरेक्शन ज्यादा दी जाएगी टीम को, उनके ऊपर नजर भी ज्यादा रखनी चाहिए और रिव्यू भी ज्यादा करना चाहिए। ठीक बात है। दूसरा, एरिया ऑफ ऑडिट क्या मतलब, अगर मटेरियल एरिया है तो डायरेक्शन ज्यादा, कम मटेरियल तो डायरेक्शन कम। रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, अगर रिस्क कम है तो कम डायरेक्शन, और रिस्क अगर ज्यादा है तो ज्यादा डायरेक्शन। बिल्कुल। और एक कंपिटेंस ऑफ मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम, कंपिटेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम। बेटा
जिसको आप भेज रहे हो टीम में, अगर वो जूनियर है तो बेटा जूनियर बंदा का मतलब क्या हुआ, जिसने काम ज्यादा नहीं किया, तो उसको बेटा डायरेक्शन ज्यादा देनी पड़ती है, उसके ऊपर सुपरविजन ज्यादा रखनी पड़ती है, उसके काम को ज्यादा रिव्यू करना पड़ता है। अगर आपने किसी सीनियर को वो काम असाइन कर रखा है, तो सीनियर कौन होता है, जिसने वो काम कई बार कर रखा होगा, तो हो सकता है उसमें मुझे उसको डायरेक्शन कम देनी पड़े, उसके ऊपर सुपरविजन भी कम रखनी पड़े और उसका रिव्यू भी कम करना पड़े, क्योंकि इस तरह का काम वो ऑलरेडी बहुत बार कर चुका है। ठीक है, ओके। हमें डॉक्यूमेंट करके रखना है, डॉक्यूमेंट रखना मतलब रिकॉर्ड रखना, डॉक्यूमेंट द ऑडिट स्ट्रेटजी। आपने ऑडिट स्ट्रेटजी क्या बनाई थी, उसको ऑडिट फाइल में लगा के रखना है, डॉक्यूमेंटेशन में रखना है। आपका ऑडिट प्लान क्या था, उसकी भी एक कॉपी आपको डॉक्यूमेंटेशन में रखनी है। और चेंजेस, अगर आपने ड्यूरिंग दी ऑडिट प्लान में कोई चेंज किया था, चेंजेस इन प्लान या स्ट्रेटजी, तो वो चेंजेस क्या थे एंड उसका रीजन, आपने ये चेंज क्यों किया, ये सब का आपको रिकॉर्ड रखना होगा, क्योंकि ये इस चीज का प्रूफ है कि आपने SA 300 को कंप्लाई किया है, कि मैंने स्ट्रेटजी भी बनाई थी जी, मैंने प्लान भी बनाया था, और जहां जहां रिक्वायरमेंट हुई मैंने प्लान को चेंज भी किया था। ओके, ये इस बात का प्रूफ होगा कि आपने ऑडिट ढंग से परफॉर्म की है। अब अगला टॉपिक जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 मार्क्स के लिए, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम, तो सबसे पहली बात तो ऑडिट प्रोग्राम जो है वो डिटेल्ड ऑडिट प्लान होता है। ये क्या होता है, डिटेल्ड, मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान को और ज्यादा डिटेल कर दिया जाता है। ऐसा कब होता है, बिगर ऑडिट में, बड़ी ऑडिट फर्म में, जो बड़ी कंपनीज की ऑडिट करने जाओगे वहां पर, क्योंकि वहां पर काम ज्यादा होता है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है टीम भी बढ़ी जाएगी, तो कौन सा बंदा क्या काम करेगा, कैसे करेगा, टोटल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसके अंदर लिखी होती है। एक बार फिर से वापस, इट कंटेन्स कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या फिर कहिए वेरिफिकेशन स्टेप्स, किस चीज को कैसे वेरीफाई करना है। ठीक है, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। ओके, पीरियोडिक रिव्यू जरूरी है, पीरियोडिक रिव्यू बहुत जरूरी है ऑडिट प्रोग्राम का। ठीक है, जहां बिजनेस में चेंज आ गया, लॉ में चेंज आ गया, सर्कमस्टांस में चेंज आ गया, तो आपको अपना ऑडिट प्लान क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। एंड अपडेशन, जैसा प्लान में पढ़ा था बेटा, जब प्लान चेंज हो जाएगा तो ये प्लान को ही डिटेल कर रहा है, तो ये प्रोग्राम भी तो चेंज होएगा ना बेटा। ऐसा हो सकता है कि प्लान चेंज ना हो प्रोग्राम चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो प्लान चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा बेटा। ध्यान रखना, वन प्रोग्राम फॉर ऑल क्लाइंट्स, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं हो सकता। हर क्लाइंट अलग होता है, उसका बिजनेस अलग हो सकता है। सर बिजनेस सेम हो तो बेटा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और अकाउंटिंग पॉलिसी क्या हो सकती है, वो अलग हो सकती है। सर मान लो उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी सेम और अकाउंटिंग पॉलिसी भी सेम हो, तो बेटा वो ऑपरेशन में है या नहीं है ये तो नहीं पता ना, तो इसको भी तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वन प्रोग्राम फॉर और क्लाइंट कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। बिजनेस वेराई इन नेचर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी वेराई करता है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। ऑडिट प्रोग्राम बनाते हुए कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड while developing audit program। तो ये वाला जो टॉपिक करवा रहा हूं ना बेटा, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा क्या मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड कंपनी, यू आर डेवलपिंग ऑडिट प्रोग्राम वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपको कौन कौन से पॉइंट को कंसीडर करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, स्टे विद इन स्कोप। आपको अपने स्कोप से बाहर नहीं जाना, आपको अपनी लिमिटेशन से बाहर नहीं जाना है। आपका स्कोप क्या है वो आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी आपको बता देगी, ठीक बात है ना। ट्राई टू ऑब्टेन बेस्ट एविडेंसेस, ठीक है ना।
और बेस्ट एविडेंसेस क्या होंगे, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा आपने, रिटर्न एविडेंसेस ज्यादा ज्यादा बढ़िया होते हैं, एक्सटर्नल एविडेंसेस ज्यादा सुटेबल होते हैं, ज्यादा रिलायबल होते हैं, डायरेक्टली ऑब्टेन्ड एविडेंसेस ज्यादा सही होते हैं, ओरिजिनल एविडेंसेस ज्यादा सही होते हैं। तो कोशिश यही करनी है, वही ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना, ठीक है। अप्लाई रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स ओनली, सिर्फ वही प्रोसीजर परफॉर्म करना, सारे अप्लाई करने की जरूरत नहीं, जो रेलिवेंट है वही, जिससे बेस्ट ऑडिट एविडेंस मिलते हो वही। कंसीडर द ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, ऑफ मिस स्टेटमेंट, कहां कहां गड़बड़ मिलने के चांसेस है। अरे बेटा सीधी सी बात कर रहा है, ऐसे 315 करने का, ऐसे 315 किसका है, obtain the understanding of entity and its environment including internal control system and accounting system to identify and assess the risk of material misstatement। बिना रिस्क असेसमेंट के कोई प्लान कोई प्रोग्राम बन ही नहीं सकता, क्योंकि हर एरिया इक्वल नहीं होता, ठीक बात है ना। कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, वर्क बिटवीन मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम, मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम। काम को बिखेरना नहीं है, जो बंदा सेल चेक कर रहा है उसी को जीएसटी चेक करने के लिए दे देना। अलग अलग बंदों को दोगे ना, सेल कोई और चेक कर रहा है, जीएसटी कोई और चेक कर रहा है, टाइम डबल लगेगा बेटा, क्योंकि जिसने सेल का बिल उठा रखा है वही हाथों हाथ ये भी देख ले कि इसके ऊपर जीएसटी कितना चार्ज हुआ है। एक ही दो बंदे आके सेल का बिल उठाएंगे, टाइम वेस्ट होएगा नहीं होएगा। तो एक बंदे को क्या क्या काम देना, जो रिलेटेड वर्क है वो एक ही बंदे को असाइन करना चाहिए। सही बात है सर, एटसेट्रा। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक बात है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, जिससे एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, लगभग हर अटेम्प्ट में आता है, ऑडिट प्रोग्राम की एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हाँ ये डिस्कस कर लेते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो सबसे पहली एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स ऑल एंड टोटल या ऑल ही लिख दिया ना, एक बात है, ऑल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हुम टू डू, ठीक है। हेल्पफुल इन मेजर ऑडिट, हेल्पफुल इन मेजर ऑडिट, जो बड़ी ऑडिट होती है उसमें, क्योंकि उसमें काम ज्यादा होता है, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम, मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम। जो कॉम्प्लेक्स एरिया होता है वो सीनियर्स को असाइन किया जाता है, और जो सिंपल एरिया होता है वो जूनियर्स को असाइन किया जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एलोकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। रिटर्न प्रोग्राम होगा, रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम होगा, दो बातें, क्या रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम है, हाँ है, तो आपका जो काम है वो इजी हो जाता है, और आपका रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग मेजर ऑडिट एरिया कम हो जाता है, वर्क बिकम सिस्टमैटिक। एंड इजी। और अगर रिटर्न प्रोग्राम ना हो तो डेंजर ऑफ ओवरलुकिंग, इतनी बड़ी ऑडिट होगी बेटा, कोई ना कोई काम भूल ही जाओगे। डेंजर ऑफ ओवरलुकिंग ऑफ मेजर ऑडिट एरिया, मेजर ऑडिट एरिया, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम होना जरूरी है। सीए जो है वो काफी सारी ऑडिट्स को एक साथ हैंडल कर सकता है, ऑडिट प्रोग्राम बना के अलग अलग ऑडिट का ऑडिट प्रोग्राम बना देंगे, और कौन से आर्टिकल को कहां भेजना है ये डिसाइड कर लेंगे। कंट्रोल मल्टीपल ऑडिट, कंट्रोल मल्टीपल ऑडिट्स
इन अ टाइम। अब बताओ, अगर मैं टोटल डायरेक्शन ना दूं आर्टिकल्स को, तो हर ऑडिट पे सीए का खुद प्रेजेंट होना जरूरी हो जाएगा, आर्टिकल्स के ऊपर डायरेक्शन देने का, उसको नजर रखने का। अब मैंने लिख के दे दिया कि बेटा ये काम करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हुम टू डू, व्हेन टू डू, सारी इंस्ट्रक्शन उनको दे दी है, तो मेरा हर ऑडिट पे प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। अब मेरा हर ऑडिट पे प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, तो मैं कई सारी ऑडिट को एक साथ क्या कर सकता हूं, क्लब कर सकता हूं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ऑडिट प्रोग्राम के जरिए सारी इंस्ट्रक्शन देके मैं कई सारी ऑडिट एक टाइम में हैंडल कर सकता हूं। सब जगह टीम भेज दूंगा, उनको कोई दिक्कत होगी तो मुझसे बात कर लेंगे, नहीं तो मैं रिव्यू करने तो जाऊंगा ही। गाइड, इट गाइड्स फॉर ऑडिट ऑफ नेक्स्ट ईयर। पिछले साल का प्रोग्राम अगले साल भी काम आ जाता है, ठीक है, इन नेक्स्ट ईयर। एक ऑडिट प्रोग्राम सभी क्लाइंट्स के लिए नहीं हो सकता, बट एक ऑडिट प्रोग्राम सेम क्लाइंट के लिए तो काम आ सकता है ना। हाँ, अगले साल उसमें थोड़े से चेंजेस कर लेंगे। अगर बिजनेस में कोई चेंज आया है, लॉ में कोई चेंज आया है, तो उसके हिसाब से उस ऑडिट प्रोग्राम में के अंदर क्या कर लेंगे, अपडेशन कर लेंगे, मॉडिफिकेशन कर लेंगे। मतलब पुराना ऑडिट प्रोग्राम सेम क्लाइंट के लिए नेक्स्ट ईयर में तो काम आ ही जाएगा। हाँ, ये भी सही बात है सर। और ये एविडेंस बन जाता है, एविडेंस इन केस ऑफ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस, इन केस ऑफ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस अगेंस्ट द ऑडिटर। ऑडिटर के खिलाफ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगा है कि आपने ऑडिट ढंग से नहीं की, तो ऑडिटर क्या लेके जाएगा, ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर लेके जाता है और ऑडिट प्लान और प्रोग्राम की कॉपी लेके जाता है। सर देखो, इसमें सारे स्टेप लिखे हुए हैं, हमने ये एरिया चेक किया और इस तरीके से चेक किया, और वर्किंग पेपर में उनके एविडेंस लगे हुए हैं कि हाँ हमने स्टेप परफॉर्म किए भी हैं। अब आप हमें ये बताओ, हमने कौन सा एरिया स्किप कर दिया, या कौन सा ऐसा ऑडिट प्रोसीजर आपको नजर आ रहा है जो इनएप्रोप्रिएट है या गलत है। अगर गलत है तो हम लाइबल है, नहीं तो हम लाइबल नहीं है। तो वर्किंग पेपर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है ये एविडेंस बन जाता है कि हमने ऑडिट अच्छे से की है, ढंग से की है, एज पर स्टैंडर्ड्स की है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सबसे पहली डिसएडवांटेज है वर्क बिकम मैकेनिकल, वर्क बिकम मैकेनिकल। ठीक है, कई आर्टिकल तो काम को परफॉर्म करते रहेंगे, जैसा लिखा है वैसा करना है, उनको यही नहीं पता होता कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इस काम को हम किस लिए परफॉर्म कर रहे हैं। विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेप, हमें स्टेप्स की नॉलेज ही नहीं है, कि हमें ये नहीं पता कि भाई इसका स्टेप का ऑब्जेक्ट क्या है, इससे क्या हो जाएगा। अगर मैं फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा हूं स्टॉक का तो क्यों कर रहा हूं, उससे क्या हो जाएगा, ये नहीं पता होता, बस लिख रखा है, करे जा रहे काम। दूसरा क्या है, एक फिक्स्ड प्रोग्राम अगर होगा, अगर आपने ऑडिट प्रोग्राम को फिक्स कर दिया, फ्लेक्सिबल नहीं बनाया, तो क्या होगा, इट किल्स द इनिशिएटिव, क्योंकि प्रोग्राम में तो चेंज नहीं किया जा सकता ना, किल्स द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट आर्टिकल्स। अगर किसी आर्टिकल, एफिशिएंट आर्टिकल के दिमाग में कोई आइडिया आया है कि इस काम को ऐसे करना चाहिए, वो कर नहीं सकता ना बेटा, क्योंकि जैसा लिखा गया वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक बात है। शेल्टर, ये शेल्टर बन जाता है, डिफेंस बन जाता है किसके लिए, शेल्टर फॉर इनएफिशिएंट आर्टिकल्स, इनएफिशिएंट आर्टिकल। अब कोई आर्टिकल है, उसने पता लग गया कि काम में कमी है, स्टेप्स पूरे नहीं है, बट वो क्या कहेगा, जैसा लिख रखा हमको तो वैसा करना है, मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं, बॉस ने मना किया था। तो इनएफिशिएंट आर्टिकल्स के लिए क्या बन जाता है, शेल्टर बन जाता है। अगर आपने प्रोग्राम को अपडेट नहीं किया तो आप ऑब्सोलीट प्रोग्राम के बेस पे ऑडिट कर रहे हो, है ना। अगर आप ऑब्सोलीट प्रोग्राम के बेस पे ऑडिट करोगे तो आपके ऊपर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगेगा, चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस, कि आपने पुराने ऑडिट प्रोग्राम के बेस पर ही ऑडिट क्यों की, जबकि प्रोग्राम ऑब्सोलीट हो गया है। प्रोग्राम ऑब्सोलीट कब होगा, जब बिजनेस में चेंज आ जाए, सर्कमस्टांसेस में चेंज आए, लॉ में चेंज आ जाए, और आपने अपना प्रोग्राम अपडेट नहीं किया, तो बेटा आपके ऊपर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगेगा कि आपने ऑडिट ढंग से नहीं की। ये डिसएडवांटेजेस जो है बेटा, इनको एलिमिनेट किया जा सकता है, एलिमिनेशन ऑफ डिसएडवांटेज कैसे, बाय सुपरविजन।
आपको नजर रखनी चाहिए ओवरवर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम। हाँ ये तो ऊपर आया था ना, हाँ तो आया इसलिए था ना बेटा कि आपको नजर रखनी चाहिए कि आर्टिकल जो है वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है। आपको एनकरेज करना चाहिए, आपको एनकरेज करना चाहिए दी आर्टिकल्स टू ऑब्जर्व कि बेटा ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है ना, आपको सिर्फ ये काम करना नहीं, आपको ये भी समझना है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फायदा हो जाएगा। टू ऑब्जर्व द मैटर ऑब्जेक्टिवली, समझना है कि ये स्टेप का ऑब्जेक्ट क्या है, कि ये स्टेप क्यों डाला गया है। एंड ब्रिंग, अगर आपको लगता है कोई चीज ऐसी है जो इस प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं हुई है, क्योंकि जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हमारे सामने कुछ नई चीजें भी आ सकती है जो हमने प्लानिंग फेज पे कंसीडर नहीं की थी, तो ब्रिंग द सिग्निफिकेंट मैटर। बेटा अगर आपको लगता है कि कोई मैटर ऐसा है जो ऑडिट प्रोग्राम में कवर्ड नहीं है, तो आपको मैटर क्या करना है, मुझे कम्युनिकेट करना है सिग्निफिकेंट मैटर टू द नोटिस ऑफ प्रिंसिपल। आपको खुद उस एरिया पे काम नहीं करना शुरू करना, आपको प्रिंसिपल को बताना है कि ये सर ये चीज हमें मिली है जो ऑडिट प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं है, कि हो सकता है कि वो स्कोप में ही ना आती हो, इसीलिए प्रिंसिपल ने उसे प्रोग्राम में कवर ना की हो। तो प्रिंसिपल बताएगा बेटा कि हमें इस एरिया पे काम करना है या नहीं करना है, आप प्रिंसिपल को बता दो। अगर प्रिंसिपल को लगता है कि हाँ ये एरिया कवर तो करना था, गलती से रह गया, तो प्रोग्राम को अपडेट करके आपको भेज देगा। अगर प्रिंसिपल को लगता है नहीं नहीं बेटा इस एरिया को हमें चेक ही नहीं करना, तो छोड़ देंगे बेटा उस एरिया को। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।